ये जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, मैं उसी रिपोर्ट से आपको पढ़ के बताता हूं। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल और आज हम मेजर गोरेवाल एक लेटेस्ट वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसका टाइटल है पाकिस्तान एंड खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया। तो एक रिपोर्ट आई है, उसमें पाकिस्तान और खालिस्तान की जो है ना कॉन्स्पिरेसी जो है ना इंडिया के खिलाफ उसमें बोला है कि काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में मेजर गोरेवालिया क्या कहते हैं वो इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो का ओरिजिनल लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो वहां पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना रिएक्शन जो है मैं लास्ट पर दूंगा। स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गोरेवाल और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बड़ी खास खबर है और खबर यह है कि एक यूके ने एक रिपोर्ट निकाली है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड ने एक रिपोर्ट निकाली है। और वो रिपोर्ट क्या कहती है? वो रिपोर्ट यह कहती है कि The review into the government's counter-terrorism early intervention prevent strategy published this week warned that rhetoric from Pakistan is impacting UK Muslim communities when it comes to inflaming anti-India sentiment, particularly around the subject of Kashmir. और इसमें लिखा है, the review carried out by Commissioner for Public Appointments William Shawcross also warns against a false narrative being disseminated by a tiny number of pro-Khalistan groups operating in the UK. I have seen evidence of UK extremist groups as well as Pakistani cleric with a UK following, calling for the use of violence in Kashmir. I have also seen evidence demonstrating that flashpoints related to Kashmir lead to significant surge in interest from UK Islamists. ठीक है जी, एक तो ये बात है। दूसरी चीज, ये जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, मैं उसी रिपोर्ट से आपको पढ़ के बताता हूं। इस रिपोर्ट का, और ये रिपोर्ट आपके स्क्रीन पे है, पेज 148 और पॉइंट है 6298. It is common for narratives around blasphemy in the UK to have a connection back to the hardline Pakistani clerics or the Khatm-e-Nabuwat movement, which has a well-established presence in Pakistan. I have similar concerns over how rhetoric from Pakistan is impacting UK Muslim communities when it comes to inflaming anti-India sentiments. वही जो मैंने पहले बोला था। और फिर ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तानी क्लेरिक, ये सब 6.299 है। ये रिपोर्ट हम आपके स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, मैं इस पे ना आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। ये है क्या ये मामला? ये जो पूरा फंडा है ना, व्हाट इज दिस? देखिए, ये इस तरीके से है कि पाकिस्तानी भी विदेश जाते हैं, भारतीय भी विदेश जाते हैं, चाइनीज भी विदेश जाते हैं, अमेरिकन भी विदेश जाते हैं और सब लोग दूसरी कंट्रीज में सेटल होते हैं। ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज जिसको कहा जाता है, राइट? और सबके कोई ना कोई दूर दराज के रिश्तेदार होंगे जो विदेश में सेटल होंगे, और बाहर जाना या बाहर से इधर आना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जाइए, जहां पे आपको खुशी मिलती है वहां पे आप सेटल करिए। प्रॉब्लम यह है कि खासतौर से पाकिस्तानियों में क्या परेशानी है कि ये पाकिस्तान छोड़ देते हैं क्योंकि पाकिस्तान से डिप्रेस हैं ये, राइट? ये पाकिस्तान से डिप्रेस्ड हैं, इसलिए पाकिस्तान छोड़ते हैं। और जैसे ये यूके पहुंचते हैं, जैसे ये कनाडा पहुंचते हैं, जैसे अमेरिका पहुंचते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पहुंचते हैं, ये दोबारा एक पाकिस्तान बनाने की वहां पे कोशिश करते हैं। और मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आती, अगर आप पाकिस्तान से दुखी हैं, अगर आप पाकिस्तान से परेशान होकर पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं, तो इंग्लैंड के अंदर दूसरा पाकिस्तान क्यों बना रहे हो यार? मतलब दिस डिफाइज ऑल लॉजिक, राइट? तो ये जो रिपोर्ट है वो ये मैं 2017 में गया था यूके। 2017 में यूके गया था। मुझे जो यूके की पार्लियामेंट है वहां पे मुझे वहां से इनविटेशन आया था। फिर मैंने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक स्पीच भी दी थी कश्मीर के मामले में। और वहां से आने के बाद मैंने एक आर्टिकल लिखा था, और ये आर्टिकल ये देखिए, इट इज कॉल्ड द कैलिफ ऑफ लंदन। ये पब्लिश हुआ था वहां पे एक न्यूज़पेपर में, और द कैलिफ ऑफ लंदन। और ये उस वक्त मैंने ये बताया था, ये जो अभी रिपोर्ट है ना, ये तो अब आई है 2023 में। मैंने यही बात करी थी 2017 में। आप ये रिपोर्ट देखिए और इसकी डेट देखिए आप, जब मैंने बोला था कि ये रेडिकल इस्लामिज्म इतनी ज्यादा घुस गई है इंग्लैंड के अंदर, ये इंग्लैंड को प्रॉब्लम देगी बाद में।
ये काबू आने वाले लोग नहीं है। उसमें से अंजुम चौधरी करके आई थिंक ऐसी कुछ नाम है उसका, क्लेरिक है, बिल्कुल दिमाग से पैदल। वो एक्चुअली कह रहा है कि जो बकिंगम पैलेस है ना, उसको मॉस्क बना दो, उसको मस्जिद बना दो, जहां पे वहां पे किंग चार्ल्स रहता है, पहले वहां पे कई साल क्वीन एलिजाबेथ रही वहां पे। बकिंगम पैलेस जो उनकी आइकॉनिक बिल्डिंग है, वहां पे राजे महाराजे उनके वहीं पे रहते हैं। ही सेड उसको मस्जिद बना दो यार, क्वीन को बोलो कलमा पढ़े, वो मुसलमान बन जाए। ये ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं ये होता किस तरीके से है। इल्हान उमर नहीं थी जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस करा था? इल्हान उमर आपने देखा होगा मेरे पुराने वीडियोस में, जो एक बार इमरान खान से भी मिलने गई थी, जिसने अपने खुद के भाई से शादी कर ली थी, अमेरिका का सिटीजनशिप बनना है। वो कांग्रेस वुमन बन गई, जिसको अभी रिपब्लिकन्स ने लात मार के निकाला, देश से नहीं, उस प्लेटफॉर्म से निकाल दिया। इल्हान उमर सोमालिया से गई है, वो सोमालिया की है, और सोमालिया से परेशान होके, सोमालिया से थक के, सोमालिया से बिल्कुल टूट के, हार के वो पहुंचती है अमेरिका। और सबसे पहला काम क्या करती है अमेरिका में जाके? एक और सोमालिया बनाने की कोशिश करती है। ये लॉजिक आपको समझ में आता है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि जहां से तुम भाग कर आए हो वही माहौल यहां पे क्यों क्रिएट कर रहे हो? उनको वही चाहिए। तो इल्हान उमर जो है, ऐसे ही लोग पाकिस्तानी बहुत ज्यादा हैं। ये रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ठीक है, जो आम लोगों को भड़काते हैं। आपने देखा होगा मंदिर तोड़ दिए, मैं यूके की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट यूके। वो मंदिर में से वो झंडा, जो भगवा झंडा है, उसको निकाल दिया, ये करा वो करा। तो ये सब बहुत काम करते हैं ये लोग। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि भारत में तो औकात है नहीं किसी की ऐसा कुछ करे। भारत में तो कोई कुछ करेगा नहीं ऐसा, तो ये बाहर करते हैं। तो मैं, जो यूके वाले हैं ना, जो सुन रहे हैं ये, और यूके वाले काफी इंडियंस भी हैं वहां पे, तो जितने भी इंडियंस हैं हमारे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हैं, किसी भी धर्म, किसी की जाति, किसी की रंग के, किसी भी स्टेट के हों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं इंडियन से, खासतौर से जो यूके में रहते हैं, जो यूएस में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, आप लोग कहीं पे भी रहते हैं ना, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। ये जो पाकिस्तान और कुछ ऐसे एक दो मुल्कों से जो नासूर एक्सपोर्ट हो रहा है ना बाहर, जो इस तरीके की गलीज हरकतें करते हैं, यू शुड रेज अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस रेज करनी पड़ेगी अपनी सोसाइटीज में। जो आपके वो हैं, जो आपके कांग्रेस वुमेन है या कांग्रेसमैन है वहां पे, जो भी आपका लोकल है, या यहां पे आपके इंग्लैंड में देखिए आपका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपको उसके सामने ये बात रखनी पड़ेगी कि ये हमारी सोसाइटीज में हो रहा है, ये जहर फैल रहा है। क्योंकि वो चाहते क्या है, मैं आपको बता दूं, इस्लामिस्ट। ये बात जब मैंने लिखी थी ना, लोगों ने बोला कि मेजर तुम तो कम्युनल हो, और ऐसे कमेंट्स की, ही इज अ हाईली कम्युनल पर्सन और ही इज हाईली दिस थिंग, फलाना ढिमका। और वही अब एक अंग्रेज कह रहा है तो सब चुप है। और ठीक है, माना कि मेजर की चमड़ी गोरी नहीं है यार, भूरी भूरी, थोड़ी सी डार्क भूरी ही है, लेकिन झूठ तोड़ना बोल रहे हैं हम भी तो सच्ची बोल रहे हैं। कैलिफ ऑफ लंदन वो आर्टिकल पढ़िएगा, और मैंने उसमें बताया है कि किस तरीके से रेडिकल इस्लामिस्ट ने बिल्कुल वहां पे कब्जा करना। ऐसी ऐसी जगह हैं, और ये मैंने लिखा है, मैंने 2017 में ये बात लिखी थी, आज से 5 साल पहले। ऐसी ऐसी जगह है दोस्तों जहां पे कि नॉन मुस्लिम को घुसने नहीं देते रेडिकल इस्लामिस्ट्स, और इनसे जो आम मुसलमान है वहां पे वो भी परेशान है। वो आए हैं अपने बच्चों का फ्यूचर देखने के चक्कर में, ये वहां पे खड़े हो जाते हैं सड़क पे कि तुम्हारी लड़की ने हिजाब क्यों नहीं पहना, इसने नमाज क्यों नहीं पढ़ा, इस लड़के ने टोपी क्यों नहीं पहनी, ये क्लीन शेव क्यों है, लड़कियां अकेले क्यों जा रही हैं। ये काम करते हैं इंग्लैंड में जाके, और इंग्लैंड की पुलिस इनका कुछ नहीं कर पाती। व्हाइट गिल्ट क्या है? व्हाइट गिल्ट का इसमें बहुत बड़ा एक रोल है कि जो गोरा आदमी है ना, उसने बहुत बुरा करा, कॉलोनियलिज्म करी, ये मारकाट करी, अब उसको बुरा लग रहा है, कहता है यार इनको जो करना करना, तो मैंने बहुत बुरा कर लिया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। वो साधु बनने की कोशिश में, उस व्हाइट गिल्ट के चक्कर में बाकी लोग ठोके जा रहे हैं, राइट। मैं फिर कह रहा हूं, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें जो करना है करो। दूसरे मुल्क में आग लगा रहे हो ना लगाओ। ओ भाई, खालिस्तानी भी जो रेफरेंडम कर रहे हैं भारत के अंदर थोड़ा ना कर रहे हैं, तुम्हारी औकात है तुम कर लो यहां पे। ओ भाई, जो तुम कह रहे हो 60,000 65,000 लोग आए थे खालिस्तान बनाने के लिए, और खालिस्तान बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, जो टोपी ड्रामा तुम लोग करते हो, तुम भारत में आके कर लो एक बार रेफरेंडम, तुम कर लो। मेजर एक वीडियो बना के हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांग लेगा, आई विल अपोलोजाइज टू ऑल द खालिस्तानीज। लेकिन तुम्हारा दम नहीं है, तुमने करना है कनाडा में। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तुम उसी थाली में खाकर, ये रेडिकल इस्लामिस्ट और खालिस्तानी उसी थाली में खाते हैं, उन्हीं के साथ गद्दारी करते हैं। जिस मुल्क का इनके पास पासपोर्ट है, उसी मुल्क के साथ। अरे, इंग्लैंड का एक कल्चर है, उस कल्चर को क्यों नहीं अपनाते जब उस मुल्क में गए हो तो? इफ यू हैव गॉन टू दैट कंट्री, एम्ब्रेस दैट कल्चर। यू शुड बिकम इंग्लिशमैन एंड इंग्लिश वुमेन इन द सेंस दैट आपकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो आप रखिए, जरूर रखिए। आप मंदिरों में जाइए, मस्जिदों में जाइए, गुरुद्वारों में जाइए, गिरजाघरों में जाइए, क्यों नहीं, जाना चाहिए आपको। लेकिन रिलीजन अलग चीज है, कल्चर अलग चीज है।
आप अपना कल्चर, एक कल्चर को छोड़ के जिससे आप परेशान हैं, ठीक है, आप वहां पे पहुंचते हैं। और यही मैं बता रहा हूं, ये टॉप बॉडीज में घुस चुके हैं। जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक था जिसकी मेरे साथ बहस हो गई थी, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था। क्या नाम था उसका, लॉर्ड नजीर अहमद। लॉर्ड नजीर अहमद की मेरी बहुत तगड़ी एक बहस हो गई थी, और ये हुई थी किंग्स कॉलेज लंदन में। और उस बहस में ये लॉर्ड नजीर पाकिस्तानी डिसेंट का है, लेकिन लॉर्ड इसलिए लिखता है क्योंकि वहां पे अपर हाउस का है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का ये मेंबर है और पियर है। इसको पियरेज से निकाला, इसको निकाला वहां से, क्योंकि इसके ऊपर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और डोमेस्टिक वायलेंस के इसके ऊपर केसेस थे। इसने अंडर एज बच्चों के साथ गलत करा है। ये हैं पाकिस्तान के जो टॉप ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वहां पे, जो जाते हैं और ये गलत काम करते हैं। ग्रूमिंग गैंग्स क्या होते हैं, जरा ये आप इन्वेस्टिगेट तो करिए। व्हाट आर ग्रूमिंग गैंग्स, पता लगाइए कि ग्रूमिंग गैंग्स क्या होते हैं। व्हाट आर ग्रूमिंग गैंग्स, जो यूके में बड़े फेमस हैं। और दिस इज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड। और मैं खालिस्तानियों से कहता हूं, मैं तुम्हें खालिस्तानी कहूंगा, तुम हिंदुस्तानी कहलाने के लायक नहीं हो। खालिस्तानियों, अगर थोड़ी सी भी शर्म है, और ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में सुना है ना, अगर थोड़ी सी शर्म है तो फिर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है, ठीक है। बाजवा साहब ने एक बयान ऐसा दे दिया जिससे कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं उसमें भूकंप आ गया। बाजवा ने यह बोल दिया साहब कि इमरान खान मुल्क के लिए बहुत खतरनाक था, और कमर जावेद बाजवा ने बोला है कि अगर इमरान खान और उसकी सरकार रहती तो पाकिस्तान नहीं रहता। ड्यूरिंग अ कॉन्वर्सेशन विद जर्नलिस्ट जावेद चौधरी साहब एक बड़े सीनियर वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, मैं उनको देखता भी हूं, फॉलो भी करता हूं उनको, जावेद चौधरी साहब। बाजवा claimed that in a cabinet meeting, the then Prime Minister Khan used a vulgar word in the Punjabi language to describe Mohammed bin Salman, the Saudi Crown Prince. एक कैबिनेट मीटिंग में गाली देते हुए इमरान खान ने एक भद्दी गाली दी, एक गंदी गाली दी। किसको दी? ये मोहम्मद बिन सलमान को, जो कि क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के। एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर, इन अ कैबिनेट मीटिंग अब्यूज्ड in the filthiest language possible Crown Prince Mohammed bin Salman of Saudi Arabia. According to Bajwa, the incident was later reported to the Saudi ambassador in Islamabad by one of Khan's ministers, though the identity of the minister was not disclosed by the former army chief. Chaudhary then asked Bajwa why he did not save the PTI government. Bajwa replied that if he had acted in his own self-interest, he would have continued to support Imran Khan and retired with dignity, bidding farewell to him. However, he claimed that he chose to sacrifice his own image. अच्छा, बेसिकली बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि साहब ये खान तो पागल है, इसको आता वाता कुछ है नहीं, इसको टांग दो, मुझे चोरी करने दो, बाकी सबको जेल में डालो। तो ये जो है ये खान ऐसे करता है। तो उन्होंने ये बोला कि भाई इमरान खान इतना खतरनाक हो गया था हमारे मुल्क के लिए, मैंने इसकी सरकार नहीं गिराई। ये दूसरे उसका हवाला दे रहा हूं मैं, दूसरी न्यूज क्लिपिंग का। उसने बोला मैंने सरकार नहीं गिराई, मैंने इसकी सरकार गिरने से बचाई नहीं, बस मैंने दखल अंदाजी नहीं करी। और हमने एक अंडरस्टैंडिंग कर ली थी अपनी आर्मी में कि यार हम पॉलिटिक्स में अब नहीं पड़ेंगे ज्यादा, हमने बहुत इस देश का बेड़ा गर्क करा है, एंड वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। तो इसने गाली दी उस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जिसके टुकड़ों पे पाकिस्तान पला है। अमेरिका के भी पाकिस्तान काफी लोगों के टुकड़ों में पला है, उसमें से एक मोहम्मद बिन सलमान भी है, ठीक है ना। तो उसको गाली दी और ये सब, और ये मोहम्मद बिन सलमान को पता लग गया कि इमरान खान ने ऐसी गाली दी है। फिर इमरान खान का गला सूख गया। तो ये पाकिस्तान में हो रहा है। अब पूरी तरीके से जनरल कमर जावेद बाजवा सियासत में कूद गए, और ये जावेद चौधरी को आई थिंक तीसरा या चौथा इंटरव्यू है जो दे रहे हैं वो, ऐसी बात नहीं है। ही कीप्स ऑन गिविंग इंटरव्यूज टू जावेद चौधरी, वो देते रहते हैं इंटरव्यू ऐसे। तो जनरल बाजवा ने अब बात करनी शुरू करी है। अच्छा जी, पाकिस्तान से आपको पता ही होगा कि आईएमएफ ने मुंह मोड़ लिया। 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं और पाकिस्तान को आईएमएफ ने कोई राहत नहीं दी, बस बातचीत चल रही है। और पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है वो करीब 1.5 बिलियन के आसपास है अभी। मैं बता रहा हूं आपको, 1.5 बिलियन से ज्यादा नहीं है इनका। कल हमने बोला था 3 से कम है, लेकिन हमने ये भी आपको बात बताई थी 8-10 दिन पहले का बताते हैं, ये लेटेस्ट नहीं बताते। इनका 1.5 बिलियन से ज्यादा का नहीं है पाकिस्तान का। जब इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट्स आएंगी आपको पता लग जाएगा। आज की डेट नोट करिएगा कि मेजर ने बोला था इनकी 1.5 बिलियन से ज्यादा नहीं है। इनके बहुत बुरे हाल है पाकिस्तान के, इनके लाले पड़ रहे हैं। और मैं बता रहा हूं, अगर नहीं हुआ आईएमएफ का मामला, पाकिस्तान डिफॉल्ट तो करेगा, डिफॉल्ट कर चुका है वैसे वो, ये मांगे तांगे के पैसे खुद के तो है नहीं, लेकिन डिफॉल्ट करने के बाद पाकिस्तान में
इतना बुरा टाइम आने वाला है कि जिसको कहते हैं ना कि इनके फरिश्ते नहीं सोच सकते, और ये खुद की इनकी फॉल्ट है, खुद की इनकी प्रॉब्लम है जो ये अपने ऊपर इतना बुरा वक्त लेकर आए। तो पाकिस्तान ने, ये मिफ्ता इस्माइल हैं जो पहले, इसके पहले ना, ये इशाक डर के पहले जो हुआ करते थे फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के, मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर ये प्रोग्राम मिल जाता है IMF का, जो कि मिलेगा, इसके इमीडिएटली बाद उनको दूसरे प्रोग्राम में जाना पड़ेगा क्योंकि इसके पास है ही नहीं पैसे। भाई पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर बगल वाले, पाकिस्तान बेसिकली क्या है, कह रहा है कि यार इधर शर्मा जी रहते हैं, इधर गुप्ता जी रहते हैं, ठीक है, दोपहर का खाना शर्मा जी दे देंगे और रात का खाना गुप्ता जी दे देंगे, अपना काम बन जाएगा, ठीक है, और नाश्ता थोड़ा बहुत ब्रेड चाय के पैसे हमारे पास, जो चिल्लड़ विल्लड़ है वो तो है। अब इशू ये हो गया, ठीक है, कि शर्मा जी परेशान हो गए। शर्मा जी ने बोला यार 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ठीक है, तुम तो डेली डेली आ जाते हो, राइट। गुप्ता जी के घर की घंटी दबाई, पता लगा गुप्ता जी घर में ताला लगा, गुप्ता जी है नहीं। अब ये कह रहे हैं क्या खा, क्यों इन्होंने अपना इंतजाम नहीं करा, इन्होंने डिपेंड करा था कि दाएं और बाएं से हम लेते रहेंगे और खाते रहेंगे। गुप्ता जी अपने परिवार को लेकर चले गए छुट्टी, कुल्लू मनाली, और शर्मा जी ने बोल दिया कि यार मैं तो परेशान हूं तुमसे, भागो यहां से। हो गया, कहानी खत्म हो गई पाकिस्तान की। यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल यही बार बार कह रहा है, और ये जब था पावर में तब भी यही बात कहता था ये आदमी, आज भी यही बात कह रहा है। ये कह रहा है भाई तुम्हें अगर ये मिल भी जाता है IMF, इमीडिएटली तुम्हें दोबारा लेना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई पॉलिसी नहीं है कि आगे चल के मुल्क कैसे चलाना है। वही चीज है कि शर्मा जी दोपहर का खाना दे देंगे और गुप्ता जी रात का खाना दे देंगे, इसके अलावा कोई पॉलिसी नहीं है। जहां शर्मा जी ने बोला कि अच्छा ठीक है यार, दोपहर का खाना नहीं, तुम एक काम करो, रात में 2 रोटी ले जाना मुझसे, ठीक है। अगर ये कहते हैं कि दोपहर का खाना नहीं, तुम रात की रोटी ले जाना, तो इनको दोपहर को भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि गुप्ता जी कहां गए हैं, कुल्लू मनाली छुट्टी पे। समझ गया मेरी बात? बस दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा, पाकिस्तान ने, मैं आपको क्विकली पॉइंट्स पढ़ दूं, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं कि पाकिस्तान ने अग्री क्या क्या करा है। द गवर्नमेंट विल इंप्लीमेंट फिस्कल मेजर्स इंक्लूडिंग टैक्सेशन टू रेज 170 बिलियन रुपीज, ये करीब 630 मिलियन डॉलर के करीब हैं जो ये लोग रेज करेंगे, जो कि रेजगारी है, चिल्लड़ है, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो भैया खजाना है। मार्केट डिटर्मिन्ड एक्सचेंज रेट, वो तो कर ही दिया इन लोगों ने लगभग। द गवर्नमेंट्स एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स टू इंक्रीज पेट्रोलियम लेवीज, ये देखो पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, डीजल का दाम बढ़ेगा, एनर्जी का दाम बढ़ेगा। सर्कुलर डेट गैस में ऐड नहीं करेगा। अरे सर्कुलर डेट पुराने कर्ज कैसे देगा ये तो बताओ। Agreement on increasing the budget of the Benazir Income Support Scheme by 40 billion from 360 billion to 400 billion to reduce burden on inflation on most vulnerable sections of society। ये देखो यार, बहुत ज्यादा। ये तो पाकिस्तान का भैया, इन्होंने गुर्दा कलेजी सब निकाल के रख लिया। IMF वालों ने गुर्दा कलेजी निकाल ली, फेफड़े निकाल दिए, जीभ निकाल दी, आंख निकाल दी, दांत निकाल दिए, और जब सब निकाल के टेबल पे रख दिया अलग, उसके बाद जलील और कर दिया 2 बार। यार बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान का भैया, बहुत बुरा हाल है, ठीक है। शहबाज शरीफ ने इसमें भी कॉन्फिडेंस दिखाया। भाई का कॉन्फिडेंस देखो आप, देखो ये कौन सा च्यवनप्राश खाता है मुझे नहीं पता, लेकिन शहबाज शरीफ का कॉन्फिडेंस देखो यार। आप देख रहे हो कॉन्फिडेंस शहबाज शरीफ का। वो कहता है कि हम 10 अरब रुपए तुर्की को देंगे, हमने एक फंड बनाया है। कॉन्फिडेंस देखिए आप पैसे मत देखिए, क्योंकि वो पैसे किसी को नहीं दिखेंगे। मैं आज बोल रहा हूं, पाकिस्तानी बोल देते हैं ना उनको, यार पाकिस्तान में काम थोड़ा ना करना है, आपको अनाउंसमेंट करनी है, बस आपको फीता काटना है, बिल्डिंग बने ना बने। आप फीता गए, आपने वो पत्थर में लिख दिया इनॉग्रेटेड बाय शहबाज शरीफ, वहां पे ब्रिज है ही नहीं, रोड है ही नहीं, इनॉग्रेशन का प्लैंक लगा हुआ है, उसी को चाटते रहो आप जिंदगी भर। जैसे शहबाज शरीफ ने बोला मैं तुर्की जाऊंगा, किससे पूछा भाई? अगर आप मेजर के घर आओगे, मेजर से एक बार पूछोगे नहीं पूछोगे कि मेजर साहब हम आपके घर आना चाहते हैं, कितने बजे कन्वीनियंट है, आप सवेरे फ्री हो, शाम को फ्री हो, दोपहर को कब फ्री हो, आप टाइम बताओ, हम आना चाहते हैं। या फिर मैं किसी के घर जाऊंगा, मैं उससे टाइम लेकर जाऊंगा कि भाई साहब आप टाइम बता दीजिए, आप सवेरे शाम दोपहर कब फ्री हैं, मुझे आपसे मिलना था, मैं कब मिल सकता हूं आपसे। ये नॉर्मल कर्टसी होती है। इन्होंने पूछा नहीं तुर्की से, हमने कल कवर करा था ना, इन्होंने तुर्की से नहीं पूछा, इन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दी। पाकिस्तान में अनाउंसमेंट तो करनी होती है, तुर्की ने जलील कर दिया, और फिर वही पुराना फॉर्मूला पाकिस्तानी, वही लाहौरी चूरन है ना। बेइज्जती तो उतनी होती है जितनी महसूस हो, है जी, बेइज्जती उतनी होती है जितनी इनको महसूस ही नहीं होती। कहता कौन सी बेइज्जती यार, तो डेली का काम है अपना। यार आज बेइज्जती नहीं हुई यार, बड़ा बुरा लगा। हेलो, हाँ बिलावल, हाँ शहबाज साहब बताइए। अरे यार आज बेइज्जती नहीं हुई, शाम के 6 बज गए,
मेजर कहाँ रहता है? सर सुना है नोएडा में रहता है सर। और मेजर को जरा कॉल लगाना जरा। हाँ, हेलो मेजर साहब, मैं बेनजीर भुट्टो का बेटा बोल रहा हूँ। अरे तुम्हारा कोई नाम तो होगा? हाँ हाँ, मेरा नाम बिलावल है, सॉरी मैं बताना भूल गया। हाँ बिलावल बताओ। मेजर साहब आज हम जलील नहीं हुए, क्या आप कुछ कर सकते हैं? अर्जेंटली कुछ कर सकते हैं? बोले यार मैं तो बाहर हूं दोस्तों के साथ। कोई बात नहीं मेजर साहब, दोस्तों के सामने जलील कर दो और मुझे वीडियो भेज दो उसका। शहबाज शरीफ साहब के पेट में पानी सा आ रहा है, वो कह रहे हैं आज जलील नहीं हुए हम। तो फिर ऐसे होमवर्क हमें दे देते हैं ये लोग। अब इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने बोल दिया कि 10 अरब पाकिस्तानी रुपए, मुझे नहीं पता 10 अरब पाकिस्तानी रुपए कितने होते हैं, ठीक है, वो वैसे ही वो टिश्यू पेपर से टॉयलेट पेपर की सफर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया पाकिस्तानी करेंसी का, लेकिन उन्होंने बड़े जोरों शोरों से कह दिया अब ये क्या करेंगे, लोगों से पैसा लेंगे। मैं आपको बताता हूं, ये लेंगे लोगों से पैसा कि तुर्की को देना है, मुसलमान है, असी भी मुसलमान थे, तुसी मुसलमान, ये चूरन अपने लोगों को खिलाएंगे और लोगों को इस्लाम का हवाला देंगे। ये पैसे इकट्ठा करेंगे लोगों से और शहबाज शरीफ इस पैसे को लेकर भाग जाएगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, इसमें तुर्की 1 रुपए नहीं पहुंचना, ठीक है ना तुर्की को चाहिए इनका पैसा, बट इनको 1 रुपए नहीं मिलना तुर्की से। ये सब मांगे तांगे का काम है, ये सब स्कैम्स हैं। जो पॉन्जी स्कीम्स होती है ना कि तुम 10 रुपए निकालो तो हम तुम्हें 10 रुपए डालो तो हम तुम्हें 20 रुपए देंगे, ये वही उनको पाकिस्तानी कौम को चूरन लगाएंगे और शहबाज शरीफ या कोई इनमें से ये बिलावल पैसे लेके भाग जाएगा बाहर। अच्छा, पाकिस्तान में भैया और ये खबर है कि 2 अफसर मारे गए बलूचिस्तान में। कोहलू एक जगह है, वहां पे आईईडी फटा, जमीन में बारूद की सुरंग दबी थी, आईईडी वो फटा। मेजर जवाद और कैप्टन सगीर ये चल लिए बस। और फिर आईएसपीआर जो है इनका जो प्रोपेगेंडा विंग है पाकिस्तानी फौज का, आईएसपीआर ने बोल दिया कि ये बड़ी गलत चीज है और हम इसको कंडेम करते हैं। कहानी खत्म हो गई, 2 जानें चली गई। आईएसपीआर ने बोला बहुत बुरा हुआ यार, उन्होंने बोला हाँ ये तो बहुत बुरा हुआ, दोनों भाई लोग अग्री हो गए, बुरा हुआ, कहानी खत्म हो गई, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में बड़ा सा लिथियम का कहते हैं कि एक बहुत 5.9 मिलियन टन्स डिस्कवर करा गया। अभी उसको वेरीफाई हो गया, वेरीफाई वो, लेकिन और उसमें और इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, वो सब चल रहा है कि इलेक्ट्रिक कार्स में लिथियम इस्तेमाल होता है, लिथियम आयन की बैटरीज होती हैं। तो अभी तो चाइना के पास है, बोलीविया के पास है और 2-4 मुल्क हैं जिसका मैंने देखा था कि जिनके पास लिथियम के डिपॉजिट्स हैं। तो अगर भारत का निकल जाता है कुछ सालों में तो फिर ये बढ़िया रहेगा। सलाल हैमामा एरिया है, ये रियासी जम्मू में एक्चुअली, रियासी जो एरिया है ना, जैसे ये पीर पंजाल है तो पीर पंजाल के नॉर्थ कश्मीर है, साउथ जम्मू है, तो ये जम्मू वाले एरिया में, कश्मीर वाले एरिया में नहीं है, ये रियासी में ये पाया गया है। और इससे ये निकलेगा तो काफ़ी फ़ायदा होगा, जो कार की इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक कार की इंडस्ट्री, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन बैटरीज, इससे बैटरीज बनती हैं तो लिथियम से बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, पाकिस्तान में बड़ा इसके ऊपर हड़कंप मच गया कि ये तो जम्मू और कश्मीर में निकला है तो इसमें हमें भी चाहिए। एक्चुअली वहाँ पे लोग बोल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं, वो वीडियोस आपको दिखा नहीं सकता, वो कॉपीराइट के चक्कर है, लेकिन वहाँ के लोग बोल रहे नहीं साहब, जम्मू और कश्मीर तो डिस्प्यूटेड एरिया है और हमें भी चाहिए। ओ भाई, लिथियम तुम्हें क्यों चाहिए पाकिस्तानी? तुम क्या करोगे लिथियम का? हमने दे दिया, चलो हमने बोला कि आधा तुम्हारा आधा हमारा, तुम करोगे क्या इससे? साइकिल तुम ठीक से बना नहीं पाते यार, तुम लिथियम का क्या करोगे? वो कोई मसाला है जो बिरयानी में डालना है, कोरमे में डालना है, तुम करोगे क्या लिथियम का? ये तो समझा दो हमें एक बार कि साहब हम लिथियम आपसे ले रहे हैं, हम उसका ये करेंगे। ये इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में काम आता है, उनकी बैटरीज में काम आता है, तुम क्या करोगे इसका? बताओ ना, मैं पूछ रहा हूं तुमसे। अंकल कराची में बैठे हो, अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और गालियां दे रहे हो मुझे, और मुझे जो कहते हैं कि बुरी बुरी बातें सारी कर रहे हो मेरे लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कराची में बैठे हो अंकल, आप बताओ ना क्या करोगे लिथियम का? क्या करते हैं लिथियम से? बिरयानी में डालते हैं, मुंह पे मलते हैं, क्या करते हैं लिथियम का? चाहिए, बस चाहिए। हमें नहीं पता हमें क्या करना है, लेकिन चाहिए, क्योंकि फ्री में मिल रहा है, चाहिए हमें। ओ भाई, ऐसा नहीं होता, नहीं मिलेगा लिथियम, स्ट्रेस मत लो अंकल इतना, अखबार पढ़ो आगे, कम ऑन, रीड योर न्यूज़पेपर। तो ये तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेजर गोरवारी साहब ने जो है ना, सबसे पहले खालिस्तान और पाकिस्तान के रिलेटेड जो बात की है, मतलब कि जब यहाँ से पाकिस्तान के लोग जब यूके या किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर वो क्या हरकतें करते हैं, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले एक रिपोर्ट निकाली है यूके ने, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो है ना दुनिया भर से आने वाले लोग या फिर जितने भी मुसलमान हैं, या उसने रिपोर्ट में लिखी हुई है रेडिकल इस्लाम के बारे में,
तो देखिए, जब यहाँ से लोग जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में, पाकिस्तानी या फिर इंडियंस किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो वो अपनी कंट्री का चेहरा लेके जा रहे होते हैं कि अपनी कंट्री के लोगों का कल्चर के, वो एक इंसान की वजह से ना पूरी कंट्री जो है ना बदनाम हो जाती है, पूरी कंट्री के लोग बदनाम हो जाते हैं। जब यहाँ के लोग जाकर वहाँ पर ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब कि आप यहाँ पर तो अपने मुल्क में तो करते ही करते हो, दूसरी कंट्रीज में जाकर करते हो जहाँ पर उन सोसाइटीज़ के जो है ना अपना कल्चर है, वहाँ के जो है ना लहदा ही कल्चर है, लोगों का रहना सहना जो है ना चेंज है, हमारी सोसाइटीज़ चेंज हैं, तो यूरोपियन जो सोसाइटी है वो चेंज है। अगर हम अपनी यहाँ से सोच लेकर जाकर यूरोप के लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, तो इससे आप किसी भी मज़हब से हो या किसी भी कंट्री से हो, आपका मज़हब आपकी कंट्री का जो है ना एक नेगेटिव जो है ना फेस उनके सामने जाता है कि ये लोग कैसे हैं कि हमारे ऊपर। मगर आज से हज़ारों साल पहले जो है ना ये सफ़ेद चमड़ी वाले लोग, ये हम ब्राउन चमड़ी वाले लोगों के ऊपर या ब्लैक चमड़ी वाले लोगों के ऊपर जो है ना एक कब्जा करके और उनको गुलाम बना के रखा होता था इन्होंने, और फिर उनके ऊपर जुल्म भी करते रहे। और मज़ीद अब वो इन चीज़ों से मतलब कि जब चेंजिंग आई उनमें, तो उन्होंने इन चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दिया और हमारे लोगों ने इस चीज़ को अपनाना शुरू कर लिया। तो बाकी मीडिया गोरवारी सामने IMF, पाकिस्तान में IMF जो पाकिस्तान को कर्ज देगा, तो उसमें जो है ना पाकिस्तान को कर्ज तो मिल गया है, मगर इस कर्ज से क्या कुछ भी नहीं बनेगा पाकिस्तान का या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का या पाकिस्तान पब्लिक का तो कुछ नहीं, मगर हुकूमत का कोई कुछ नहीं कहना कि वो इस कर्ज को कहाँ पर खर्च करेंगे। इतने अरबों रुपए उन्होंने अपने 10 मंथ, ये इनका टर्नओवर जो है ना 10 मंथ से चल रहा है इस करप्ट गवर्नमेंट का, इन्होंने अपने 10 दिन में मतलब 10 मंथ में जो है ना इतने अरबों रुपए जो है ना ये फॉरेन कंट्रीज के जो है ना लगा के चक्कर और वहाँ पर अपनी अयाशियाँ कर के इन्होंने 22 अरब डॉलर पाकिस्तान के रिजर्व्स थे। और अब जो है ना मेजर गोरवारिया ने अभी बताया आपको वीडियो में कि 1.5 या 2% जो है ना अरब डॉलर जो है ना रह गए हैं, तो रिजर्व्स रह गए हैं। तो इसमें पाकिस्तान के वो जो पैसे पाकिस्तान के पास पड़े हैं वो भी फॉरेन कंट्रीज के ही हैं, और उसके ऊपर पाकिस्तान को सूद भी देना पड़ता है और उसका मतलब कि कर्ज भी चुकाना पड़ता। मगर अब जो IMF पाकिस्तान को कर्ज देगा, इससे कुछ भी नहीं होना और कंट्री के हालात वैसे ही रहने। और अब उन्होंने टैक्स लगाने स्टार्ट कर दिए, मतलब कि देखें जो टैक्स लगाने हैं इन्होंने इतने ज़्यादा, उसमें बिजली, खाने पीने वाली अशिया जो है ना सब कुछ महंगा हो जाना है। और पहले ही पाकिस्तान की जो है ना मिडिल क्लास तबके की कमर टूट चुकी है, क्यों अब पहले मिडिल क्लास जो है ना वो 3 टाइम की या 2 टाइम की रोटी आराम से खा लेता है, मगर अब मिडिल क्लास का तबका भी जो है ना वो मांगने के वक्त उनके भी स्टार्ट हो चुके हैं, वो भी मांग के रोटी खा रहे हैं। और तीसरा उन्होंने ये बात की कि जनरल बाजवा जो पाकिस्तान के एक्स चीफ ये थे आर्मी चीफ, उन्होंने इमरान खान के रिलेटेड ये कहा कि इमरान खान अगर हुकूमत में रहता तो पाकिस्तान को खतरा था, तो इसलिए उसकी गवर्नमेंट गिर गई। ठीक है, तो उसने सबसे पहले तो आर्मी चीफ रहते हुए उसने एक चलती हुई और जिसके पास जो है ना उसको मिले हुए थे पब्लिक के वोट, एक गवर्नमेंट को, इसने उस गवर्नमेंट को जो है ना गिराया या जो भी उसके, तो सबसे पहले तो ये एक जुर्म है, क्योंकि पाकिस्तान में चलती हुई किसी भी मतलब के अवाम के वोटों से बनी हुई गवर्नमेंट या फिर किसी भी एक, ये सबसे बड़ी मुदाखलत है। या किसी भी तरह जैसे इमरान खान ने जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरी गवर्नमेंट गई, और उसके इस बयान या इस इंटरव्यू के बाद जनरल बाजवा अब रिटायर हो चुके हैं, उसके इस बयान के ऊपर पाकिस्तान की आर्मी को तहकीकात करनी चाहिए कि क्या वो आर्मी चीफ रहते हुए उसने ये मतलब के काम किया कि नहीं। इससे एक तो इसके इस इंटरव्यू से जो है ना पब्लिक में पहले ही गुस्सा पाया जाता है जनरल बाजवा के खिलाफ, अब मजीद उसको गुस्सा पब्लिक में बढ़ेगा इससे। तो पाकिस्तान के हालात पहले ही ख़राब थे, बाजवा साहब के ये वाले इंटरव्यू के बाद और मजीद ख़राब हो जाएंगे पब्लिक में, और जो है ना अग्रेशन पैदा होगा इसके खिलाफ, बाजवा के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक समझती है कि पाकिस्तान में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो जनरल बाजवा की वजह से हैं।
जनरल बाजवा ने एक चलती हुई गवर्नमेंट को मतलब कि फारिग किया, घर उसको भेजा और उस गवर्नमेंट को ख़त्म करने के बजाय ये करप्ट तरीन जो लोग हैं इनको लाकर बैठा दिया। तो इनकी अब पाकिस्तान के हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। तो जनरल बाजवा के इस बयानिया की वजह से उसके साथ अब पाकिस्तान की पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा तो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी इस बयान के ऊपर या इस इंटरव्यू के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए ताकि इससे आर्मी का जो एक फेस है वो भी ख़राब ना हो कि एक आर्मी चीफ रहता हुआ उसने ये वाला काम किया। तीसरा, खालिस्तान के बारे में बात की तो ये इंडिया का जो है ना इंटरनल मैटर है, तो मैं इसके जो है ना ऊपर अपना कमेंट देना अच्छा नहीं समझता। तो मतलब कि किसी भी कंट्री में इंटरनल चीज़ें उनके बारे में किसी दूसरी कंट्री की नेशनैलिटी वाले इंसान को कमेंट नहीं करना चाहिए या फिर किसी भी कंट्री में मुदाखलत उसकी जो है ना इंटरनल मामले में जो है ना आपको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे ही किसी कंट्री में कमेंट करते हैं या किसी कंट्री के मामलात में अपनी टांग फंसा के बैठ जाते हैं तो इससे क्या मतलब कि एक जो है ना नफरतें फैलती हैं। इसलिए नफरतें फैलाने की बजाय हमें जो है ना प्यार मोहब्बत या इंसानियत के साथ रहना चाहिए। और इस चीज़ के ऊपर मैं अपना कमेंट या फिर अपना जो है ना अल्फाज जो है ना दोहराना उसको अच्छा नहीं समझता। तो ये इंडिया के एक इंटरनल मेंबर उसको कहते हैं मैटर है, तो मैं इसके ऊपर अब नहीं कोई अपना कमेंट पास कर रहा। तो बाकी मेजर गौरव आर्या ने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया, वीडियो के आपने देखी और वीडियो में आपको क्या समझ आई वो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी ये भी नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे दोस्तों के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।